हेलो स्टूडेंट्स, बिहार एसआई T20 सीरीज में सबका स्वागत है। आज हम लोगों का बिहार एसआई की T20 सीरीज का 19वां क्लास है। इससे पहले हम लोगों का जो 18 क्लास हुए हैं वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हुआ है। ये हम लोगों का 19वां क्लास है और इस क्लास को में हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनका चर्चा करेंगे। ये टॉपिक वाइज हैं और ये आपको जो बिहार एसआई पुलिस या बिहार एसआई मद्य निषेध, इसके अलावा अगर कोई बीएसएससी रेलवे की जो तैयारी करते हैं, जो उनका भी जीएस बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव जीएस बेस्ड, उसके लिए ये यूजफुल होंगे। ठीक है, ऐसे मुख्य रूप से ये बिहार पुलिस और एसआई को ध्यान में रख करके, उनके सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। लेकिन ये अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, अन्य जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए भी यूजफुल है। तो चलते हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पोस्टल कोर्स शुरू है। बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, यूपी पीएससी सभी के लिए पोस्टल कोर्स शुरू है। जो स्टूडेंट हार्ड कॉपी नोट्स मंगाना चाहते हैं वो मंगा सकते हैं। ठीक है, ये हार्ड कॉपी नोट्स के लिए आप लोगों को जो हमारा वेबसाइट है gurumantra.online, www.gurumantra.online, वहाँ जाकर बुकिंग कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर में भी जाकर के कॉन्टैक्ट करके आप लोग मंगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है और जिनको कॉन्टैक्ट करना है यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट का भी नंबर दिया हुआ है और आपको वो वेबसाइट में भी कॉन्टैक्ट अस से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग पहला सवाल देखते हैं। भारत में आधुनिक प्रशासन की नींव रखने वाला पहला अधिनियम कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट एक्ट दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? ठीक है, यानी कि भारत में जो वर्तमान का जो प्रशासन व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, तो ये किस अधिनियम के तहत इनका नींव रखा गया था? कह सकते थे कि इनका एक बीज डाला गया था। ठीक है, विकल्प है चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडमेंट एक्ट 1781, यानी 1773 का ही जो अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था, उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडमेंट एक्ट 1781, ये जो है इसका जो है ऑप्शन है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि इसका क्या सही जवाब होगा। चलिए, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको डाल रहे हैं सी सी सी। ठीक है, तो अब सी में देखते हैं क्या है। सी में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये बिल्कुल सही आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है ये कहाँ पर पारित हुआ था? ये एक्ट पारित हुआ था लंदन के पार्लियामेंट में, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझिए कि जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ब्रिटिश शासन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा भाग होता है? पहला होता है, ध्यान रखिएगा, जो 1757 है। ठीक है, जो 1757 से लेकर के, ठीक है, 1857, ये जो 100 साल है, ये माना जाता है कंपनी का शासन। किसका शासन माना जाता है? कंपनी का शासन। ठीक है, ये कंपनी द्वारा शासन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और 1857 से लेकर के 1947 तक, 1857 से लेकर 47 तक, ठीक है ना, 10 साल और ज़्यादा हम बढ़ा दिए, गुड। ठीक है, 1947 तक ये किसका माना जाता है? ये माना जाता है क्राउन शासन, ये क्राउन के अंडर में हुआ। ठीक है, लेकिन क्राउन का शासन, ये बात सही है कि 1857 के संग्राम के बाद ये 1858 से आया। ये 1857 के बाद 1857 में संग्राम हुआ, जिसको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ? 1858 में एक एक्ट आया और इसी एक्ट में क्या हुआ? शासन पूर्ण रूप से क्राउन के हैंड में चला गया। अब क्या हुआ? सारा शासन अब क्राउन के हैंड में चला गया, अब क्राउन के नाम पर होगा। लेकिन क्राउन जो है,
यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है क्राउन के नाम पर शासन लाने का जो प्रक्रिया है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बहुत पहले शुरू कर दिया गया। कब शुरू कर दिया गया था? ये कर दिया गया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। हुआ ये था कि कंपनी जब यहाँ शासन कर रही थी तो काफ़ी करप्शन कर रही थी, ठीक है, और इसके करप्शन के विरुद्ध आवाज़ इंग्लैंड में भी उठ रहे थे। इंग्लैंड में भी इसके करप्शन का विरोध किया जा रहा था कि भाई कंपनी यहाँ पे बहुत खराब शासन कर रही है, इसको बंद होना चाहिए। अब दिक्कत क्या था कि कंपनी मान नहीं रही थी। कंपनी कह रही थी नहीं, झूठा है, करप्शन, हम पर करप्शन का जो आरोप लग रहा है वो झूठ है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या था कि कंपनी को मतलब नाराज नहीं करना चाहती थी। कहीं ना कहीं उसको एक ये डर था कि कहीं नाराज करने पर वो कंपनी बगावत ना कर दे। कंपनी के हैंड में यहाँ का पूरा समझ था और ऑलरेडी 1700 उस समय अमेरिका में जो है विद्रोह हो चुका था, ये वही दौर था। तो नतीजा क्या हुआ कि कंपनी ब्रिटिश शांत रही। 1772 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी 1772 में लोन मांगा ब्रिटिश सरकार से कि हमको लोन दीजिए। क्यों? तो हम घाटा खा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर कंपनी फंस गई। अब कंपनी फंस गई कि भाई तुम घाटा कैसे खा रहे हो, तुम तो इतना दिन से बोल रहे थे हम फायदे में हैं, तुम बोला हम फायदे में हैं, तुम घाटा कैसे खा रहे हो। तो अब कंपनी फंस गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि मौका यही है, इसको कंपनी को दबाने का मौका यही है। तो कहा ठीक है हम तुमको देंगे लोन, लेकिन शर्त दो रखा। जैसे भी IMF पाकिस्तान को कहा हम लोन देंगे, शर्त रख रहा है ना, 3 किस्त में देंगे। फिर क्राइटेरिया दे दिया है कि भाई तुमको ये करना होगा, बजट बढ़ाना होगा, तुमको जो होता है बताना होगा, पब्लिक सेक्टर में कितना खर्च करना है, ये सारा एकदम फिक्स कर रहा है ना। कहा कि ठीक है हम भी तुमको जो है देंगे, लेकिन हमारा नियमावली रहेगा। तो नियमावली के लिए क्या किया गया, दो नियमावली रखा गया। पहला, उसी समय जो है 1772 में 2 कानून पारित हुआ। कितना कानून? 2 कानून पारित हुआ। कब? 1772 में, ध्यान रखिएगा 1772। पहला कानून क्या था? पहला कानून था कि ठीक है कंपनी को लोन दे दो। पहला कानून था कि कंपनी को लोन दो, ठीक है, कंपनी को लोन दे दिया। 14 लाख पाउंड ऐसे कुछ था जो दे दिया, कहा ठीक है ये लो। दूसरा जो कानून पारित किया गया था उसी को कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। जो ये दूसरा वाला जो कानून था ये था कि भाई ठीक है हम तुमको लोन दे रहे हैं, लेकिन अब तुमको मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम पैसा फिर दिए और तुम वहाँ पे जाके मस्ती कर रहे हो, ठीक है। जैसे गार्जियन रुपया देते हैं आप लोगों को पढ़ाई के लिए, तो कहते हैं ना भाई हम देंगे लेकिन तुमको पढ़ाई करना होगा मेरे अनुसार, हम जैसे जैसे बोले तुम लोगों को पढ़ाई करना होगा, ये कहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी था। कंपनी को कहा पार्लियामेंट, ठीक है बाबू हम तुमको लोन दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, लेकिन एक एक्ट पास हो गया लोन देने का। फिर कहा कि हम लोन तो देंगे लेकिन अब तुमको मेरे टर्म एंड कंडीशन पे चलना होगा, अब तुम्हारा मनमानी नहीं चलेगा। तो ये जो दूसरा जो एक्ट पास हुआ उस 1772 में, उसी को कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि लागू हुआ 1773 से, इसलिए इसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये हो जाए आ जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पारित हुआ, तो तब आंसर होगा 1772। कब लागू हुआ? 1773 से। इसमें क्या किया गया? टर्म एंड कंडीशन दिया गया, ठीक है। इसमें टर्म एंड कंडीशन दिया गया। इसके बारे में जिसको विस्तार पूर्वक नोट पढ़ना है तो आप लोग वेबसाइट में जा सकते हैं। वेबसाइट में लाइब्रेरी में जाइएगा, वहाँ PDF नोट्स में नोट्स दिया हुआ है जो कि बिना कोई पे किए कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसे भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग। Who was appointed as the first Governor General of India under the Regulating Act of 1773? Who was appointed as the first Governor General of India under the Regulating Act of 1773? Lord Cornwallis, Lord Clive, Warren Hastings, William Bentinck, ठीक है। आप लोग पहले आंसर दीजिए फिर मैं बताता हूँ।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ज़्यादातर स्टूडेंट दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं कला हेस्टिंग, कुछ दे रहे हैं क्लाइव। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी नंबर, वारेन हेस्टिंग। देखिए, जो जब 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इसमें एक चीज़ और कर दिया गया था। ठीक है, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल का एक पोस्ट क्रिएट किया गया। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ कंपनी में गवर्नर पोस्ट होता था। जैसे ब्रिटिश कंपनी का अपना क्या किया था, भारत में जो वो क्षेत्र उनका जीता हुआ था उसको वो कई प्रेसिडेंसी के नाम में बटा हुआ था। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, इसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी, बाद में फिर इधर जो है आगरा प्रेसिडेंसी भी एक बना। ठीक है, तो इस तरह से वो बटा हुआ था। और हर प्रेसिडेंसी का क्या होता था कि गवर्नर अलग अलग होता था। और इन सब में क्या है, कभी कभी तालमेल भी बनता था, कभी कभी तालमेल गड़बड़ाता भी था। इसलिए क्या हो रहा था कि करप्शन बढ़ रही थी। इसी वजह से करप्शन बढ़ रही थी, अलग अलग व्यवस्था भी चल रहा था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में चूंकि पैसा तो पूरा कंपनी को दिया गया है, अब कंपनी को दिया गया, अब कंपनी यहाँ 3 भाग में काम करे। वो कहेगा हम अपने हिसाब से करेंगे, ये कहेगा अपने हिसाब से करेंगे, ये कहेगा अपने हिसाब से करेंगे। तो पैसा किसका जा रहा है? रुपया तो जा रहा है सरकार का। तो कहा गया कि ठीक है, एक अब पोस्ट बनेगा गवर्नर जनरल। कौन सा पद बनेगा? गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद रहेगा। ये क्या होगा, इसका काम होगा जितने भी प्रेसिडेंसी है सब इसके अंदर में रहेंगे। ठीक है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितने भी प्रेसिडेंसी है इसमें क्या होगा, कंपनी का उसके ये सब के सब क्या होगा, इसके अंदर में रहेंगे। ठीक है, बाकी के गवर्नर, यानी कि जो बंगाल का जो गवर्नर का, अब पहले इससे पहले क्या होता था, सिर्फ बंगाल में गवर्नर होता था, गवर्नर का शासन। अब गवर्नर जनरल, और बाकी सारे प्रेसिडेंसी को भी क्या किया गया, इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, इसी के अधीन किया गया। और वारेन हेस्टिंग जो है ये इस पोस्ट पद पर होने वाला, ठीक है, ये पद पर प्रमोशन लेके गवर्नर से ये बना गवर्नर जनरल। इस पद पर आने वाला ये क्या था, ये पहला व्यक्ति बना वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके साथ ही इसमें क्या किया, रेगुलेट करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया, गवर्नर जनरल का एक काउंसिल बनाया गया। काउंसिल में कितना सदस्य था, 1+4। एक गवर्नर जनरल होता था, 4 और होता था, 5 हुआ। अब इसमें क्या है कि ये 5 व्यक्ति में, ठीक है, ये 5 लोगों में से कोई भी डिसीजन लेने से पहले वोटिंग होता। ठीक है, वीटो का पावर जिसको कहता है, जैसे यूएन में होता है ना वीटो, 5 अस्थायी सदस्यों के बीच में, तो वही वोटिंग होता। और जिसके तरफ बहुमत होता वही निर्णय लिया जाता। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल को भी अब क्या किया गया, अब उसको कंट्रोल में लाया गया। ठीक है, अब इसको जो है कंट्रोल में लाया गया। कह सकते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, कंपनी के प्रशासन को नियंत्रण में लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारतीयों के लिए नहीं था, वो कंपनी के लिए था। कंपनी में का जो शासन क्षेत्र था, जो भारत में जो उसका अधिकृत क्षेत्र था, जो वो ऑक्यूपाई किया था, उसको अब क्या कर रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट धीरे धीरे अपने अंडर में लेने का वो तैयारी कर रहा, वो खुद ऑक्यूपाइड करना चाह रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से संबंधित नहीं है?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, भारत को ब्रिटिश क्राउन का अधिकार क्षेत्र घोषित किया गया, गवर्नर जनरल को बिना परिषद की सलाह के निर्णय का अधिकार मिला, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। बोर्ड which of the following statements is not related to Pitt's India Act 1784? Board of Control was established. India was declared under the British Crown's authority. Governor General was allowed to act without the Council's advice. Separations of the company's political and commercial functions was made. ठीक है, पहले आप लोग जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। क्या होगा इसका सही जवाब? इनमें से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट से नहीं है? देखिए, इसमें क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, ठीक है। तो अब क्या हो गया, कंपनी दो पार्ट में बढ़ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था वाणिज्यिक मामले में निर्णय लेना, यानी जो बिजनेस एक्टिविटीज है, कंपनी का जो व्यापारिक मामला है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, उस पर निर्णय लेना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था जो कंपनी के लिए नियम कानून बनाना, जो राजनीतिक फैसले लिए जाते वो आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछ के लेना है। पहले क्या था कि एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ होता था, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सब कुछ तय करता था, ठीक। अब क्या हो गया, अब कहा गया कि नहीं, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों दो रहेगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अब क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होने लगा कि अब कि ये सिर्फ वाणिज्यिक मामले यानी व्यापारिक मामलों में डिसीजन लेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर दिया कि ये जो है अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है ये राजनीतिक मामलों में निर्णय लेगा, ठीक है। तो ये सही हुआ। भारत को ब्रिटिश क्राउन का अधिकार क्षेत्र घोषित किया, ये भी सही है। इस एक्ट में पहली बार कंपनी द्वारा जो भी क्षेत्र जीता गया था उसको ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरिया घोषित किया गया, तो ये भी कथन सही हो गया। अब यानी जब भी ब्रिटिश ऑक्यूपाइड हो गया तो क्राउन का क्षेत्र हो गया। बोले धीरे धीरे अब वो क्या कर रहा है, पार्लियामेंट कोशिश कर रही है, ब्रिटिश सरकार कोशिश कर रही है कि कंपनी का जो जीता हुआ क्षेत्र है, जो कंपनी का शासन है, उसको ब्रिटिश के अंदर मिले। ये धीरे धीरे कर रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी को ये भी डर था, पार्लियामेंट को ये भी डर था कि अगर हम लोग एक बार में, ब्रिटिश सरकार ये सोच रही थी कि अगर हम लोग सीधे तौर पे लेना चाहे तो कंपनी हो सकता बगावत कर दे, उसके पास सैन्य ताकत है, भारत में वो जमा हुआ है, भारत का लोकल लोगों का सपोर्ट है, एक ये भी दिक्कत थी, तो इसलिए वो धीरे धीरे लेना चाह रही थी। सी है, गवर्नर जनरल को बिना परिषद के सलाह के निर्णय का अधिकार मिला, ये गलत है, ये गलत है, ये शायद नहीं हुआ था। ये निर्णय, ये अधिकार सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था। जब कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना के भेजा गया तो वह शर्त ही यही रखा था, तो उसको दिया गया था, बाकी ये किसी के लिए नहीं था। तो इसलिए जो है ये वाला कथन गलत हो गया और कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण किया गया, ये सही। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टेब्लिश्ड, ये सही है। इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन अथॉरिटी, ये भी सही है। गवर्नर जनरल वाज अलाउड टू एक्ट विदाउट द काउंसिल एडवाइस, ये गलत है। सेपरेशन ऑफ द कंपनीज पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शन वाज मेड, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, यानी कथन कौन सा नहीं है सही, कौन सा 1784 से नहीं है रिलेटेड, सी नंबर, कौन सा, सी नंबर रिलेटेड नहीं है। कथन गलत है, ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन में जाते हैं।
1781 के संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक नियंत्रण, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करना, गवर्नर जनरल की शक्तियां सीमित करना। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781? ट्रेड कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, clarifying the jurisdiction of Kolkata Supreme Court and the executive, dissolution of the court of directors, limiting the powers of the जनरल गवर्नर। ठीक है, पहले आप लोग जवाब दीजिए, फिर मैं देता हूं। ठीक है, इसका क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा बी नंबर। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक नियंत्रण जो है ये तो पहले ही 73 से ही अब हो चुका है, कोई बात ही नहीं बचा। अब क्या हुआ था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक और प्रावधान था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसमें कि उस समय 3 जज होते थे। ठीक है, न्यायपालिका था। हालांकि उस समय की जो न्यायपालिका शक्ति थी और आज के जो भारत की न्यायपालिका शक्ति है, दोनों में अंतर है, क्योंकि ये ब्रिटिश द्वारा था और ब्रिटेन में ऑलरेडी आज भी क्या है, वहाँ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर से वो उसका नीचे रहता है पावर। ठीक है, इस वजह से जो है वो अपने ही नेचर का यहाँ स्थापना किया। जुडिशरी का जो पावर था वो लिमिट था, एग्जीक्यूटिव का था, सबका पावर लिमिट होता, आज भी वही है। अब इसमें होने क्या लगा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक ना मतलब कि टकराव होने लगा कुछ मामलों में। जैसे कुछ मामलों में क्या होता था कि अब एग्जीक्यूटिव कुछ और कह रहा है, जुडिशरी कुछ और कर रहा है। जैसे अभी भी होती है ना, सरकार कानून पारित कर देती है अब संसद से, और सरकार कहती कानून सही है, और कोर्ट में कहा जाता है, कोर्ट कह देती कि नहीं कानून सही नहीं है। ऐसा होता है। या कुछ मामलों को लेके कह देती है कोर्ट की कानून बनाने की ज़रूरत है, सरकार कहती है नहीं ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है टकराव। तो हल्का फुल्का टकराव तक ठीक है, बातचीत तक ठीक है। अब अगर उसका नतीजा ये निकले कि कोई निर्दोष व्यक्ति की हत्या होने लगे, जैसा कि हो चुका था, इसके बारे में आगे के क्वेश्चंस में हम लोग जानेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हो चुका था। वारेन हेस्टिंग्स और जुडिशरी के मिले जुले होने के कारण एक निर्दोष जो कि ब्रिटिश कंपनी में अधिकारी भी था, उनकी मतलब एक कह सकते जुडिशरी किलिंग, मतलब कि कानून द्वारा हत्या, न्यायिक हत्या किया गया, कानून को हथियार बनाकर। जिसके बाद क्या हुआ कि एक हड़कंप मच गया, भारत ही नहीं इंग्लैंड में भी हड़कंप मच गया। और यही हड़कंप जब मचा, और कुछ क्या था कि और भी कुछ बातें थी, जैसे कि जो कंपनी थी वो क्या कर रहे थे कि भारतीय कल्चर, ये सब मामलों में भारत का कल्चर हो गया, ये सब के मामलों में जो होता है यहाँ का रीति रिवाज में कुछ ज़्यादा इनकन्विंस हो रहे थे। तो ये सब के लिए फिर क्या हुआ, 1781 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधन किया गया। ठीक है, उसका अमेंडमेंट किया गया, जिसको 1781 का संशोधन अधिनियम या अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 कहते हैं। और उसमें क्या किया गया, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी नंबर, क्लैरिफाइंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट एंड द एग्जीक्यूटिव। अब क्यों किया गया ये आप लोगों को समझा दिया गया। ठीक है, इसका और इसके पीछे एक कहानी है, वो हम लोग आगे के क्वेश्चन में समझेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मुख्य कार्य था।
कर संग्रह, व्यापार व्यवस्था, भारत में राजनीतिक मामलों की निगरानी, कंपनी को लाभ देना। व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर्म्ड अंडर पिट्स इंडिया एक्ट 1784? टैक्स कलेक्शन, ट्रेड रेगुलेशन, मॉनिटरिंग पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया, प्रोवाइडिंग प्रॉफिट टू द कंपनी। ठीक है, पहले आप लोग जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, इनका आंसर होगा इसमें से सी नंबर। ठीक है, भारत में राजनीतिक मामलों की निगरानी, मॉनिटरिंग पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है समझिए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसका अमेंडमेंट हुआ 1781 में। 1784 में इंग्लैंड का पीएम बना विलियम पिट, और ये एक यंग प्राइम मिनिस्टर था और महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री था। तो वो एक आया था, एक होता है परिवर्तन का नारा के साथ, ट्रांसफॉर्मिंग, चेंजिंग। तो वो आया, तो उसके बाद जब वो आया तो वो सबसे पहले वो कहेगा नहीं, अब जो 1773 है, 1781 है, इसको अब ये करेंगे, फिर से हम नया एक्ट लाएंगे भारत में कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए नया एक्ट लाएंगे। ठीक है, अब इसमें इसी के तहत क्या हुआ, विलियम पिट क्या किया, सबसे पहले वो कंपनी का वाणिज्यिक मामले के लिए अलग और राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अलग बोर्ड बनाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी लोगों की संख्या को घटा दिया। ठीक है, उसके बाद काउंसिल में भी वो लोगों की संख्या घटा दिया। इसके साथ वो भारत के अधिकार, जो भी कंपनी यहाँ क्षेत्र अधिकृत किया था, उसको वो अब ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र का, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरिया कहा। ठीक है, और जो है उसके बाद और भी कई सारी चेंजेस वो किए थे इसमें। ठीक है, रिश्वतखोरी पर और सख्त कानून बनाए। ये सब चीज़ आप लोग नोट से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी विस्तार है, उस पर चलेंगे तो फिर क्लास काफ़ी लंबा चला जाएगा। हम लोग मेन पॉइंट पे रहते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को वेबसाइट में, लाइब्रेरी में जाएंगे, नोट्स इनका बिल्कुल विस्तार पूर्वक फ्री में दिया गया हुआ है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो है भारत में राजनीतिक मामलों की निगरानी के लिए पिट्स इंडिया एक्ट गठित किया गया था। अब है अगला क्वेश्चन, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? 1772, 1774, 1781, 1786, 1772, 1774, 1781, 1786। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? बी नंबर 1774, 1774। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना किया गया, लेकिन स्थापना हुआ 1774 में। इसमें 3 जजों की जो है नियुक्ति की गई थी उस समय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे?
हाउ मैनी मेंबर्स वेयर देयर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा सदस्य की बात है, कार्यकारी परिषद में, इसमें गवर्नर जनरल का काउंटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, सिर्फ जो मेंबर्स थे उसके बारे में पूछा जा रहा है, मेंबर्स के बारे में। कितने सदस्य थे? गवर्नर जनरल के अलावा 4 थे। ठीक है, सही जवाब। नंद कुमार प्रकरण किस अधिनियम की खामी के कारण विवादास्पद बना? द नंद कुमार केस became controversial due to a flaw in which act? ठीक है, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813। The Nand Kumar case became controversial due to a flaw in which act? Charter Act 1833, Pitt's India Act 1784, Regulating Act 1773, Charter Act 1813। किसके कारण हुआ? चलिए, आप लोग अपना जवाब दे दिए। इसका जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, हुआ यह था कि रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, सुप्रीम कोर्ट बना भी दिया, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का सही से व्याख्या नहीं किया। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव का कहाँ तक शक्ति रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का कहाँ शक्ति रहेगा, इसका कोई व्याख्या नहीं किया सुप्रीम कोर्ट एक्ट के द्वारा। इसका नतीजा क्या हुआ कि अब भाई आपको पता ही नहीं है तो आप उसको रोकेंगे कैसे? इसका फायदा उठाया वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स का क्या है कहानी कि इस पर एक्चुअली वारेन हेस्टिंग्स, ये जो नंद कुमार है, इसका पूरा नाम है राजा नंद कुमार। राजा नंद कुमार जो है, इसको वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला है, वर्धमान जिला का इसको कलेक्टर बनाया। कलेक्टर यानी कि राजस्व वसूलने वाला, वारेन हेस्टिंग्स के जगह पर, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। तो वारेन हेस्टिंग्स ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया, किसी उसके जगह पर किसी भारतीय को बनाया गया, ये वो बर्दाश्त उसको नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसमें हुआ क्या कि 1765 में ही 1765-66 में ही जो है वारेन हेस्टिंग्स पर जो है आरोप लगा था वर्धमान की रानी द्वारा कि इन्होंने मीर जाफर से जो होता है, मीर जाफर के द्वारा जो होता है, मीर जाफर की पत्नी से जो है, जो ये रहा, मीर जाफर की जो पत्नी रही थी, विधवा पत्नी, उससे उसके बेटे को, ठीक है, उसके बेटे को ये करने के लिए, वहाँ का नवाब बनाने के लिए रिश्वत मांगा। वारेन हेस्टिंग्स इसको कबूल भी किया कि हाँ मैंने रुपये लिए हैं, 1.5 लाख रुपये लिए हैं। 1.5 लाख उस जमाने में, आज की बात नहीं है, ये उस जमाने में 1.5 लाख। आज भारत का युवा 1.5 लाख रुपया अगर सिर्फ लोन लेना हो तो उसके लिए 100 प्रकार का पेपर मांगा जाता है, गारंटी मांगा जाता है, आपको तब जाकर के सर बैंक देती है अपने ही देश में। अब सोचिए कि उस जमाने में उसको 1.5 लाख का सिर्फ गिफ्ट मिला एक अंग्रेज को, तो 1.5 लाख का वो गिफ्ट एक्सेप्ट भी किया वारेन हेस्टिंग। बट वारेन, लेकिन वो कहा कि ये हमको गिफ्ट दिया गया है, हमको रिश्वत नहीं मांगे। ठीक है, इसके बाद आगे चल के जब काउंसिल भी बना तो काउंसिल में भी कुछ लोग जो है वारेन हेस्टिंग के खिलाफ गए कि हाँ ये रिश्वतखोरी ले कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ
कि वारेन हेस्टिंग के जगह पे कलेक्टर बना दिया गया वर्धमान का इनको, राजा नंद कुमार को, क्योंकि उस पर वहाँ की रानी जो है आरोप लगाया था कि ये जो है क्या कहते हैं रिश्वत मांगा था मीर जाफर की विधवा पत्नी से। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वारेन हेस्टिंग की जगह इसको बनाया था। उसके बाद वारेन हेस्टिंग पर केस चला, और उस समय जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, चीफ, जिसको आज सीजीआई कहते हैं, चीफ जज, कोई जम पे, एली जम पे, उनमें और वारेन हेस्टिंग के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन था। अब इसका फायदा उठाया जाने लगा, और चूंकि न्यायपालिका की और कार्यपालिका के बीच का जो है लिमिटेशन है, जो उसकी शक्तियों का वो किया गया नहीं था, एक्ट में उसका वर्णन सही से किया नहीं था, यह खामी थी। वारेन हेस्टिंग क्या हुआ कि फिर वो केस के ही दौरान लंदन चला गया, लंदन चला गया, केस खत्म। इसके बाद क्या हुआ, बाद में एक व्यक्ति जो है राजा नंद कुमार पर जो है रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। काउंसिल का कहना था कि यह आरोप गलत है। जब वारेन हेस्टिंग चला गया उसके बाद जो है आरोप लगाया, आरोप लगाने वाला भारतीय था, लेकिन सबका यह कहना था, काउंसिल से लेकर के बड़े बड़े इतिहासकारों का भी यह कहना था कि ये जो आरोप लगाया है वो वारेन हेस्टिंग्स का मोहरा था। राजा नंद कुमार निर्दोष था, ये ब्रिटिश इतिहासकार भी माने, ब्रिटिश संसद भी माना, सब माना कि राजा नंद कुमार निर्दोष था। ये वारेन हेस्टिंग्स और जो जैम्पे है दोनों का मिली भगत करके क्या किया, वारेन हेस्टिंग्स का मन का संतुष्टि के लिए, उसको खुश करने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए राजा नंद कुमार को फंसाया गया और उसका जुडिशरी किलिंग, न्यायिक हत्या किया गया। उसके बाद ही फिर क्या हुआ, 1781 का संशोधन अधिनियम आया, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो लिमिटेशन है, उनका जो शक्तियों का जो सीमांकन है, ठीक है, पावर लिमिटेशन जो है उनके पावर्स का, वो किया गया। ठीक है, ये जो है यही था राजा नंद कुमार की कहानी। तो देखिए, रिश्वतखोरी आज का समस्या नहीं है, ये वास्तव में कंपनी द्वारा उत्पन्न करके किया गया हुआ है, जो आज तक इंडिया इसको ढो रही है। मुगल काल में भी रिश्वत शुरू हुआ था, उसके बाद कंपनी के शासन में ये इसको जमकर ये चला, कंपनी के शासन में जमकर चला। ठीक है, तो यही है राजा नंद कुमार का। इसी के कारण क्या हुआ, बेचारे को कह सकते हैं कि खामी के कारण, एक्ट में खामी के कारण उसका न्यायिक हत्या हुआ। और ये सभी मानते, ब्रिटिश इतिहासकार लोग भी मानते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये माना गया कि ये सिर्फ वारेन, और बाद में वारेन हेस्टिंग का एक लेटर जो होता है वो भी प्रकाशित हुआ था, रिलीज हुआ था, जो कि वो जैम्पे को लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि आपने मेरा मान सम्मान, आन बान शान, ये सब, मतलब इंग्लिश में, ये हम हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है, ये सब जो बनाए रखने में मदद किया, उसके लिए धन्यवाद। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि दोनों में मेली भगत था। ठीक है, अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कौन सा विशेष अधिकार प्रदान किया गया? न्यायिक स्वतंत्रता, बिना परिषद के सलाह के कार्य करने का अधिकार, कंपनी के व्यापार का नियंत्रण, संसद के समक्ष उत्तरदायित्व। व्हाट स्पेशल पावर वाज ग्रांटेड टू लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1786? जुडिशियल इंडिपेंडेंस, पावर टू एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल, कंट्रोल ओवर कंपनी ट्रेड, अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट। ठीक है, आप लोग पहले इसका जवाब दें, फिर मैं देता हूं।
तो इसका क्या जवाब होगा, क्या आंसर दिए आप लोग? इसका सही जवाब है बी नंबर। कॉर्नवालिस को क्या है, ये अधिकार दिया गया था कि वह आप बिना सलाह के भी काम कर सकते हैं। असल में कॉर्नवालिस जब आया था तो यही शर्त रखा था कि हमको ये आपको देना पड़ेगा, तभी हम जाकर के संभालेंगे। क्योंकि हुआ ये था 1784 के बाद जो है 1780 के दशक के बाद, अब कंपनी यहाँ पर क्या था कि भारत में पुर्तगाल सिमट चुका था, डच जा चुका था, डेन भी सिमट चुका था, फ्रांसीसी भी अब सिमट चुका था, ठीक है। और भारत का एक बहुत बड़ा भाग जो है कंपनी के शासन में आ चुका था। अब यहाँ पर था क्या कि भाई अब आपको क्या करना, अब हम लोगों को पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत होना है। तब ये मजबूत कैसे हो, तो इसके लिए अब कहा गया कि एक अच्छा लीडर को भेजा जाए। क्योंकि इससे पहले जैसे भी वारेन हेस्टिंग का कहानी सुन के, वारेन हेस्टिंग, क्लाइव, सब के सब क्या थे कि यहाँ करप्शन फैला के रखे थे, सब पर करप्शन का केस चला, क्लाइव पर भी चला, हेस्टिंग पे भी चला, सब पे चला। तो कहा गया कि भाई अब ये जो है ना, एक अच्छा व्यक्ति को भेजा दे। इसके लिए भेजा गया किसको, इसी के लिए भेजा गया कॉर्नवालिस को। तो कॉर्नवालिस कहा कि ठीक है हम जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमको देना पड़ेगा अधिकार आपको, बिना काउंसिल का सलाह। यानी कि अगर हमको कुछ लग रहा है कि काउंसिल गलत है और हम सही है तो हम वो ले सकते डिसीजन, हम बात सुनेंगे, लेकिन मानेंगे या नहीं मानेंगे काउंसिल का ये पावर हमारे पास रहना चाहिए। तो ब्रिटिश संसद का ठीक है भाई तुम्हारे लिए हम दे रहे। तो फिर क्या हुआ, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, फिर उसको 1786 में संशोधन किया गया, ठीक है। और उसी में दिया गया कि बिना परिषद के सलाह का भी इसको कार्य कर सकता है कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब आगे चलिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियां समाप्त कर दी गई। 1781 का संशोधन कार्यपालिका और न्यायपालिका के टकराव को सुलझाने हेतु लाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 में हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? Regulating Act 1773 laid the foundation of central administration in India. Pitt's India Act 1784 abolished the power of Governor General. The 1781 amendment was about to resolve the conflict between the executive and judiciary. Board of Control was established in 1784. पहले आप लोग जवाब दीजिए फिर मैं देता हूँ।
चलिए, क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है बी नंबर। ठीक है, कि पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियां समाप्त कर दी गई। ये क्या है? गलत कथन। ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों को बता दें कि जो 71st के जो स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट है जो 71st का भी तैयारी कर रहे हैं एसआई पुलिस के साथ साथ, तो उनको बता दें कि उनका भी टेस्ट सीरीज और टेस्ट डिस्कशन शुरू हो चुका है। और अगर कोई स्टूडेंट बिहार एसआई, बिहार पुलिस और 71st साथ में टीआरई का एक ही साथ एक ही पेमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी सुविधा है। ठीक है, वो भी सुविधा है, आप लोग उसमें भी ले सकते हैं। और इसका ऑफलाइन बैच जो होता है ये हम लोगों का 15 मई से शुरू हो चुका है पटना सेंटर में। अगला बैच जो होता है वो 5 जून से शुरू हो गए। अब आगे का क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू करने की मुख्य वजह क्या थी? भारत में रेलवे विकास, कंपनी के भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट, भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। What was the main reason for the implementation of the Regulating Act of 1773? Development of railways in India, corruption and financial crisis of the company, inclusion of Indians in administration, establishment of provincial autonomy। ठीक है, तो आप इसका जो है आप लोग पहले सही जवाब दीजिए सोच करके, फिर मैं देता हूँ।
का सही आंसर, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है कंपनी के भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट। ठीक है, रेलवे का तो भी कोई कंसेप्ट है नहीं, कोई बात ही नहीं रहा। भारतीयों का प्रशासन में भी भागीदारी का कोई बात है नहीं। प्रांतीय स्वायत्तता अभी बहुत कोसों दूर है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अभी कोसों दूर है, और भी 1-2 कोस नहीं, अभी लंबा कोसों, शताब्दियों दूर है। कोसों कहना दूर की बात है, कहिए शतक दूर है अभी, तो ये इसका कोई बात नहीं। और जैसा कि हम फर्स्ट में ही बता चुके हैं कि कंपनी भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा कर रही थी। इनका भ्रष्टाचार का विरोध इंग्लैंड में भी हो रहा था। इसको आप लोग ऐसे समझिए कि देखिए, एक कंपनी थी, ब्रिटेन में तो बहुत सारी कंपनी होगी, अब उसमें से कोई एक कंपनी है जिसको भारत में भेज दिया गया कि तुम जाओ वहाँ पे काम करो। ये कंपनी अब यहाँ क्या किया, ये कंपनी अब इनका जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, मोटा कमाई करने लगा, यहाँ के धन से मोटा कमाई करने लगा। कैसे करने लगा वो हिस्ट्री क्लास का विषय है, वहाँ समझाएंगे। ठीक है, अब वो मोटा कमाई करने लगा, तो वहाँ जो बाकी के कंपनी होंगे, उनका जो कर्मचारी अधिकारी होगा, उसको जलन आएगा कि नहीं आएगा? 100% वो जलस होगा कि भाई वो वहाँ पे उन लोग वहाँ जो काम कर रहा है उसका कंपनी का वहाँ एक अधिकार है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है। और दिक्कत क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो इसका विरोध क्या हुआ, इंग्लैंड में उठना शुरू हुआ, स्वाभाविक है पार्लियामेंट में भी शुरू हो गया। अब जब पार्लियामेंट में ये शुरू हो गया, अब ब्रिटिश सरकार समझ रही थी लेकिन डर भी रही थी कि अगर सीधे कंपनी का अगर गला पकड़ना चाहे तो उल्टा ना पड़ जाए, तो वो समय का वेट किया। और एक समय आया जब कंपनी आर्थिक इकोनॉमिकल हेल्प मांगा, और जैसे ही आर्थिक मदद मांगा, ब्रिटिश सरकार समझ गई कि मौका मिल गया, कंपनी का गला पकड़ने का मौका मिल गया। और वह गला कैसे पकड़ा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पकड़ा, और भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट के लिए ये एक्ट लाया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, इस सवाल रिपीटेड हो गया, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। कौन बना? वारेन हेस्टिंग। ये पहले भी कर चुके हैं, इस पर और ज़्यादा चर्चा नहीं करना। अब आगे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कौन सी नई संस्था की स्थापना कलकत्ता में की गई? विच न्यू इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उच्चतम न्यायालय, विधायिका परिषद, गवर्नर जनरल का सचिवालय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सुप्रीम कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल सेक्रेटरिएट। ठीक है, कौन सा का किया गया है ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कई बार। कौन सा? उच्चतम न्यायालय। कहाँ पर? कलकत्ता में। और कितने ईस्वी में इसका स्थापना हुआ इस एक्ट के तहत? 1774। कितने जजों की कमेटी थी फर्स्ट टाइम? 3 थी। ठीक है, और इसको लेके विवाद भी हुआ, राजानंद कुमार वाला कहानी सुना चुके हैं पहले ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन, बम्बई और मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन किया गया? तभी बम्बई होता था, मुंबई नहीं, याद रखिएगा। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेयर मेड सबऑर्डिनेट टू होम? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्या होगा इसका सही जवाब? चर्चा कर चुके हैं। गवर्नर जनरल इन
काउंसिल, ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल 1+4, एक गवर्नर जनरल और 4 लोगों का सदस्य, 4 और सदस्य होते थे। कोई भी निर्णय वोटिंग पर होता था। कॉर्नवालिस से पहले बहुमत का अधिकार था। कॉर्नवालिस को आया तो उसको कहा गया कि भैया तुम जो है, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारा मन है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो, चित भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा। कॉर्नवालिस को यह छूट दिया गया था। और इसमें क्या किया गया, बम्बई और मद्रास, उस समय का जो बम्बई, ये आज का जो मुंबई है, ठीक है, ये आज का जो हुआ वो अलग है। तभी बम्बई एक शहर का नहीं, एक पूरा क्षेत्र का नाम था। उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, पूना ये सब आ जाता था। और मद्रास भी आज का नहीं, वो उसमें आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब आ जाता था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकारी परिषद में वारेन हेस्टिंग्स को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त था? What special power was granted to Warren Hastings in the Executive Council? न्यायिक निर्णय, वित्तीय निर्णय, निर्णायक मत, प्रशासनिक लेखा, जुडिशियल डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, कास्टिंग वोट, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग। ठीक है, इसका जवाब दीजिए पहले आप लोग, फिर मैं बताता हूं। चलिए, इसका क्या होगा जवाब, क्या है इसका, कौन सा दिया गया था? पहले भी बता चुके हैं कई बार, निर्णायक मत। यानी कि आपको मन है तो काउंसिल का बात मानिए, नहीं है मन मत मानिए। बाहुबली बना के भेजा था। अब अगला, संशोधन अधिनियम 1781 का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781? शिक्षा नीति लागू करना, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार स्पष्ट करना, भारतीयों को मताधिकार देना, सैन्य सुधार। इम्प्लीमेंटिंग एन एजुकेशन पॉलिसी, क्लैरिफाइंग द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू इंडियन मिलिट्री रिफॉर्म्स। इसका पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बी नंबर होगा, इसमें कुछ और चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये एक रिवीजन क्वेश्चन था। अब आगे देखिए, संशोधन अधिनियम 1781 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र किस पर सीमित किया गया था? अकॉर्डिंग टू द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज लिमिटेड टू हूम? केवल किसानों पर, केवल बंगाल पर, कलकत्ता नगर और ब्रिटिश नागरिकों पर, सभी भारतीय नगरों पर? ओनली फार्मर्स, ओनली बंगाल, कलकत्ता सिटी एंड ब्रिटिश सिटीजन्स, ऑल इंडियन सिटीजन्स? किस पर किया गया था? इसका होगा कलकत्ता नगर और ब्रिटिश नागरिकों पर। वही राजा नंद कुमार वाला जो मामला हुआ था, इसके कारण इसको कर दिया गया था। ठीक है, अब अगला देखिए, किस अधिनियम ने भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन आधिकारिक रूप से घोषित किया? विच एक्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1833।
किस अधिनियम ने भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधिक आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया था? क्या होगा? सी नंबर। भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ? भारत को संपूर्ण, इससे पहले क्या था, भारत में जीते हुए जो क्षेत्र थे उनको कहा गया कि भैया अब वो ब्रिटिश क्षेत्र कहलाएगा। और 1858 में क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, एकदम खुल्लम खुल्ला, अब एकदम घोषित है कि अब ये ब्रिटिश क्षेत्र ही है। ठीक है, अब ये ब्रिटिश क्षेत्र ही है, ये अब घोषित कर दिया। यानी अब कह सकते हैं कि हम लोग पूर्ण रूप से ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ चुके या उसके गुलाम बन चुके थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किस संस्था का गठन किया गया था? विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश अंडर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784? कोर्ट ऑफ अपील, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इंडियन सिविल सर्विस, फाइनेंस कमीशन। कौन सा हुआ था? पहले भी पढ़ चुके हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, 6 लोगों का सदस्य होता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी के किन कार्यों में स्पष्ट पृथक्करण किया? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 सेपरेटेड विच फंक्शंस ऑफ द कंपनी? राजनीतिक और धार्मिक, न्यायिक और प्रशासनिक, राजनीतिक और वाणिज्यिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। पहले ही कह चुके हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से था, फिर बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब क्या करता था? सिर्फ वाणिज्यिक मामलों में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों में। यानी कि सी नंबर इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी का मॉक ऑफलाइन टेस्ट जो न्यू बैच है, जो फर्स्ट सीजन 1 इसका स्टार्ट होगा आपको 26 मई से। जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे गुरुमंत्रा.online में जाके ले सकते हैं। 100 टेस्ट लिए जाएंगे, 4000 क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन होगा। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किस 2 संस्थाओं के बीच द्वैत शासन की शुरुआत हुई? भारतीय और अंग्रेजों के बीच, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ अपील, ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी, सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल। अंडर पिट्स इंडिया एक्ट ड्यूल गवर्नमेंट बिगन बिटवीन विच 2 इंस्टीट्यूशन? बिटवीन इंडियंस एंड द ब्रिटिश, बिटवीन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ अपील, बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द काउंसिल। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो क्या था? वो ब्रिटिश सरकार के अंदर चलता था, यानी उस पर जो भी सदस्य होते थे वो ब्रिटिश सरकार के तहत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंपनी के लोग बैठते थे, ठीक है, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश सरकार के सिर्फ क्राउन का ही 4 प्रतिनिधि होता था, एक भारत सचिव होता था।
ठीक है, और एक जो होता था विदेश मंत्री, वित्त मंत्री जो होते थे वहाँ के, विदेश या वित्त मंत्री वो होते थे। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा नोट में जो कि एप्लीकेशन में डाला हुआ है, उसमें वर्णन किया हुआ है। तो इसमें आपको इसलिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये बता दें कि यही इसका जो है, ये इसको समझ लीजिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था वो ब्रिटिश सरकार के तहत, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता था वो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया सी नंबर। अब अगला देखते हैं। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कौन सी शक्ति दी गई? संसद को भंग करने का अधिकार, गवर्नर जनरल को कार्यपालिका शक्ति बिना सलाह के प्रयोग करने की अनुमति, कर निर्धारण का अधिकार, न्यायिक निर्णय लेने का विशेषाधिकार। What power was granted to Lord Cornwallis in 1786 to write the dissolved parliament, permission for the governor general to act without council's advice, right to impose taxes, a special authority to make judicial decision? इसका सही क्या है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये कार्यपालिका शक्ति बिना सलाह का प्रयोग कर सकता था, यानी काउंसिल के विरोध में भी जा सकता। एक ही बात है, घुमा फिरा करके ऑप्शन में दे दिया जाता है, आप लोगों को फंसना नहीं है। अब अगला सवाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सी नई सेवा को संगठित किया गया था? भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सिविल सेवा, लोक निर्माण विभाग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से। विच न्यू सर्विस वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द लॉर्ड कॉर्नवालिस टाइम्स? इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सिविल सर्विस, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्या होगा इसका सही जवाब? भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, अब अगला सवाल, नहीं एक सेकंड, इसका होगा भारतीय, इसमें सिविल सेवा का ये होगा। ठीक है, सिविल सेवा जो होता है ये शुरू किया गया था कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस की शुरुआत किया गया था। ठीक है, जिसमें सिर्फ यूरोपीय लोगों को नियुक्त किया जाता था। इसे आधुनिक प्रशासनिक सेवा का आधार माना जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मेरा मिस ये हो गया, इसमें इसको ही जो है, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो नया सेवा शुरू किया था कॉन्वेंटेड सिविल सेवा, इसी को आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था जो है, सेवा है, इसका आधार माना जाता है। तो इसका आंसर सही हो गया सी नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत की नीति निर्धारण में सर्वोच्च माना गया? अंडर विच एक्ट वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल कंसिडर्ड द सुप्रीम इन पॉलिसी मेकिंग फॉर ऑल ऑफ इंडिया? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, संशोधन अधिनियम 1781, चार्टर एक्ट 1813। इसका सही जवाब होगा बी नंबर। अब क्या हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, इसमें अब जो है गवर्नर जनरल को सभी प्रेसिडेंसी के ऊपर सर्वोच्च अधिकार दिया गया कि वो पूरे भारत के लिए नीति निर्धारण कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और कार्यकारी परिषद के बीच प्रसिद्ध संघर्ष का उदाहरण कौन सा मामला था? काशी विद्रोह, नंद कुमार केस, वारेन हेस्टिंग महाभियोग, टीपू सुल्तान युद्ध। Which case is a famous example of conflict of between the Supreme Court and the Executive Council? काशी रिवॉल्ट, नंद कुमार केस, इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग, वार विथ टीपू सुल्तान। इसका हम पहले ही कहानी सुना चुके हैं, कौन सा होगा? नंद कुमार केस। ठीक है, इसका सही जवाब होगा नंद कुमार केस। तो हम लोगों का जो है आज का जो सेट है समाप्त हो चुका है। बिहार पुलिस और एसआई का जो ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। 17 मई से एक शुरू है और अभी आगे भी शुरू होने वाली। बाकी बिहार एसआई T20 सीरीज में जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो वेबसाइट में जाके gurumantra.online वेबसाइट में जा कर के एडमिशन ले सकते हैं।
T20 सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास हम लोगों का यहीं समाप्त हो रहा है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।